हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस हम लोग आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में पाए जाने वाले दो अलग अलग ग्रुप्स के बारे में। इन दोनों ग्रुप्स के बारे में आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज इनके ऊपर आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो आपके लिए इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, हमने बात की थी सूरत सेशन की, याद होगा आपको। हमने बात की थी सूरत सेशन की। सूरत सेशन होता है 1907 में और 1907 में 1907 में हमने देखा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर विभाजन देखा गया। हमने देखा कि एक तरफ मॉडरेट्स चले गए थे और दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो आ गया था। और आज का वीडियो का जो वीडियो है उसमें हम लोग इन्हीं दो ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे मॉडरेट्स कौन थे, हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये देखी गई कि ये विभाजन क्यों हुआ। तो ये विभाजन था जिस तरीके से कांग्रेस अपना काम कर रही थी। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को देखा गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल में जब देखा गया कि कांग्रेस लगातार अंग्रेजी हुकूमत से अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। सीरियस ना लेने की वजह थी 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन, जिसको हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं। जबकि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद यह देखा गया कि कांग्रेस का जो मेन मकसद है, जिस चीज के लिए उसको बनाया गया था, वो मकसद बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते 1907 में दोनों कांग्रेस के लीडर्स के बीच में एक डिवाइड जो है आ जाता है, एक डिवीजन आ जाती है। और यहीं से जो है हम लोग कहते हैं पार्टीशन ऑफ कांग्रेस पार्टी या डिवीजन ऑफ जो है पॉलिटिक जो है कांग्रेस पार्टी या स्प्लिट ऑफ इन द आईएनसी कहते हैं हम इसको। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है 1907 का सेशन, जिसमें कांग्रेस दो गुटों में डिवाइड होती है। तो आइए एक बार नजर डालते हैं कि कब से कब तक कांग्रेस का जो मॉडरेट फेज रहता है और जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है वो कैसा रहता है। बाकी गाइस जो आप बच्चे आज पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉडरेट फेज को। कहा जाता है कि जब कांग्रेस बनी थी शुरुआती दौर में, मतलब 1885 से लेकर 1905 तक का जो टाइम है, इसमें हम कहते हैं कि ये कौन सा फेज था। ये फेज है मॉडरेट फेज। शुरू से मतलब मॉडरेट का फेज कहां से कहां तक है, 1985 से लेकर 1905 तक। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो मॉडरेट फेज है ये कहां से शुरू होता है। तो ये आपने यहां पर याद लिखना है 1885 से लेकर 1905 तक जो है ये जो टाइम है ये कहलाता है कांग्रेस का मॉडरेट फेज। कांग्रेस के मॉडरेट फेज की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें मॉडरेट लीडर्स का नाम जो है वो आता है। आपको इनके मॉडरेट लीडर्स के नाम जो है वो पता होने चाहिए। यहां पर मैंने लिखा हुआ है मॉडरेट्स के बारे में, आपको मॉडरेट्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। तो देखिए 1885 से 1885 से लेकर 1905 इज कंसिडर एज मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस और द नेशनल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। तो हम कहते हैं कि 1885 से लेकर 1905 में तक जो कांग्रेस की भागदौड़ थी, जो कांग्रेस की पूरी मतलब कह सकते हो कि जो उसको कैसे चलाना है, ये किसके हाथ में था, ये था मॉडरेट्स के हाथ में। They were the people who believe in British justice and were loyal to them। ये वो लोग थे जो ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिश के जस्टिस में बिलीव करते थे और साथ ही साथ इनका ये मानना था कि ब्रिटिशर जो भी उनके लिए करेंगे ये उनको मंजूर होगा और ब्रिटिशर डेफिनेटली उनके लिए कुछ करेंगे, उनका ऐसा यकीन था। साथ ही साथ इसकी वजह से ये लॉयल थे किसके लिए, ब्रिटिश राज के लिए। मॉडरेट्स के लीडर्स की अगर हम बात करें कि मॉडरेट के लीडर्स में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स रहते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको अगर जानना है तो देखिए इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले इनके ऊपर क्वेश्चन में रहते हैं एग्जाम में कि हु इज नोन बाय द नेम ऑफ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन। हाउस ऑफ कॉमन जो है उसका ये पहले जो है वो क्या बने थे, सदस्य बने थे।
ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन क्या है, यहां पर कहीं ना कहीं सुनवाई जो है इंडियंस की होती थी ब्रिटेन में। ऑथर्ड इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक याद रखिएगा क्योंकि इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये बुक किसने लिखी थी, या ये पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी की तरफ से जो बुक लिखी गई थी उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच फोकस द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। याद होगा आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दी थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, याद होगा मैंने आपको समझाया भी था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो आई थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इन्हीं के इस बुक में इन्होंने इस बुक में बताया हुआ है। दिस लेड टू द इंक्वायरी एन इंक्वायरी ऑन मैटर, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 जो हमारे आते हैं मॉडरेट लीडर, उनका नाम है वोमेश चंद्रा बैनर्जी, ठीक है। इस बैनर्जी, बोनर्जी नहीं है गाइस, इस बैनर्जी, ठीक है, ए है ये। तो ये बैनर्जी है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जो पहले आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, ये आपको पता होना चाहिए। बाय प्रोफेशन अगर देखा जाए तो ये एक लॉयर थे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू एक्ट एज स्टैंडिंग काउंसिल, ये पहले इंसान थे जो स्टैंडिंग काउंसिल के लिए एक्ट के लिए खड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद आता है जी सुब्रमण्यम नायर का नाम आता है। एक और प्रोमिनेंट लीडर आते हैं, ये मैं लीडर्स का नाम आपको बता रहा हूँ। सुब्रमण्यम आयर आते हैं, फाउंडर द हिंदू न्यूज़पेपर, इन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर बनाया था। वेयर द क्रिटिसाइज ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, जहाँ पर वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को और उनके तरफ से लाए गए जो भी सिस्टम था उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं ऑल्सो फाउंडेड तमिल न्यूज़पेपर, इन्होंने एक और बनाया था जिसका नाम था स्वदेश मित्रन, ठीक है। ये इनकी तरफ से एक और न्यूज़पेपर लिखा जाता था। को फाउंडेड ऑफ मैड्रास महाजन सभा, और साथ ही साथ इन्होंने मैड्रास महाजन सभा को भी फाउंड किया हुआ था। ये इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है मॉडरेट्स का। उसके बाद हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको पॉलिटिकल गुरु रिकॉर्डेड एज द महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु इनको कहा जाता है, एंड फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। याद होगा ये, इस पे हमने लास्ट टाइम एमसीक्यूज भी करे थे। तो ये इनकी तरफ से हमारा कंट्रीब्यूशन है इनका। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे जो मॉडरेट लीडर हैं उनका नाम है सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में देखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड द राष्ट्रीय गुरु, इनको कहा जाता है राष्ट्र गुरु कहा जाता है, एंड इंडियन जो है बुर्की भी इनको कहा जाता है। फाउंडेड द इंडियन नेशनल एसोसिएशन विच लेटर मर्ज विद आईएनसी, इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया था जिसको आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में जोड़ा गया। क्लियर द इंडियन सर्विस, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया था, बट डिस्चार्ज ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और फिर इनको इनके पद से हटा दिया गया था सिर्फ इस पॉइंट पर कि वो एक इंडियन है, तो इनके साथ रेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन की गई थी। फाउंडेड न्यूज़पेपर, इन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा था जिसका नाम था बंगाली, ठीक है, तो इन्होंने बंगाली करके एक न्यूज़पेपर ये लिखते थे। अदर मॉडरेट लीडर्स इंक्लूडिंग, इनमें दूसरे मॉडरेट लीडर आते हैं रास बिहारी घोष, आरसी दत्त, एमजी रानाडे, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, पीआर नायडू एंड मदन मोहन मालवीय, पी आनंदा चारलू एंड विलियम वेडर बर्न। ये सारे के सारे मॉडरेट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके मॉडरेट के लीडर, इनमें याद रखिएगा इनके नाम, जिन पर और साथ ही साथ इनके बारे में जो मैंने इनकी बातें बोली हैं वो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके ऊपर एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि बताइए द हिंदू न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी जो है वो किसने बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट अगर हम देखें कि इनके एम्स क्या था, ये जब मॉडरेट जो शुरू का जो मॉडरेट फेज था 1885 से लेकर 1905 तक, इनके एम्स क्या है या इनकी डिमांड्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम की डिमांड्स पर नजर मारे तो ये अंग्रेजों से, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि आईएनसी के पीछे हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों बनाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसी मकसद के लिए बनाया गया था कि वो कुछ चीजें जो है ब्रिटिशर से डिमांड करती रहेगी, जैसे वो सेशन भी करते थे। तो यहां पर देखिए इनकी तरफ से क्या क्या डिमांड्स जो हैं वो ब्रिटिशर से हो रही हैं। सबसे पहले ये चाहते थे एजुकेशन ऑफ द मासेस, ये चाहते थे कि तमाम इंडियंस को एजुकेशन दी जाए। इट सिंपली मींस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में खोलिए एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और लोगों को उनके हक के बारे में पता चले। जब आप लोगों को एजुकेशन दोगे तो डेफिनेटली लोगों को उनके हक के बारे में जानना जो है
उनके लिए ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ ये चाहते थे कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गाइज, ये क्या होती थी, लॉ मेकिंग बॉडी होती थी, ठीक है। ये क्या करती थी, लॉ मेकिंग बॉडी थी, यही इंडिया के लिए कानून बनाती थी कि इंडिया के लिए कौन सा कानून कैसा होगा। तो ये जो लॉ मेकिंग बॉडी है, इसमें इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन हो, इसमें इंडियंस को डाला जाए, सो दैट क्या होगा कि जब भी कोई रूल बने तो वो रूल ऐसा हो कि सब लोगों के लिए हो। ऐसा नहीं हो कि ब्रिटिशर्स को तो नहीं पता था कि इंडिया के लिए कौन सा रूल जो है वो सही रहेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड है, इंडियन सोसाइटी कास्ट के बेस पर डिवाइड है, रिलीजन के बेस पर डिवाइड है, डिफरेंट सेक्शन से वी आर डिवाइडेड। तो इसलिए जो भी कानून लाना है उसका ऐसा कानून लाइए कि जिससे एक सबका फायदा हो, ऐसा नहीं कि एक का फायदा हो रहा है दूसरे का नुकसान हो रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा था कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को डाला जाए। साथ ही साथ रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंडियंस को डाला जाए, ठीक है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, अब वहां पर क्या हो, जैसे आज आप देखते हो तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 इज जुडिशरी। तो ये 3 ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या होता था, ये दोनों के जो काम है वो एक ही बंदा देखता था, और हम लोग जो कहते थे कि इसको सेपरेट करो, इसी की सेपरेशन हम की बात कर रहे थे कि भाई साहब एग्जीक्यूटिव कैसे जुडिशरी का काम देख सकता है। आपको एग्जीक्यूटिव को अलग करना है, जो लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी है उसको अलग कीजिए, लॉ मेकिंग बॉडी को अलग कीजिए। जैसे ये होती है, लेजिस्लेटिव की बात करूं तो ये होती है लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, ये होती है लॉ मेकिंग बॉडी, ये होती है लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी, इसको हम कहते हैं लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी कहते हैं हम इसको, और ये होती है लॉ चेकिंग बॉडी, ठीक है, ये होती है लॉ चेक करने वाली बॉडी। आज के हम विषय से देखें तो यहां पर देखिए ये कह रहे हैं कि जो लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी है उसको भी अलग करो, और साथ ही साथ ये जो लॉ मेकिंग बॉडी है इसको भी, इसमें भी इंडियंस को डाला जाए। तो चाहे कानून बनाना है तो चाहे कानून को इंप्लीमेंट करवाना है, तो दोनों ही जगहों पर इंडियंस का होना बहुत ही जरूरी है, जो ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ आप जुडिशरी को अलग कर दो और जुडिशरी में भी इंडियंस को डाल दो, मतलब कहीं ना कहीं हमारे इंडियंस हर स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट में होने चाहिए। तो ये हम लोग शुरू में उनसे सिर्फ अपनी क्या मांग रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की जो है वो डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा हम उनसे कोई नहीं कह रहे हैं कि आप भारत छोड़ के अभी के अभी भारत छोड़ के आप चले जाओ, नहीं, ऐसा कुछ भी हम लोग उनसे डिमांड नहीं कर रहे। उसके बाद हम देखते हैं, इन्होंने कहा था कि डिक्रीज कर दो लैंड रेवेन्यू टैक्स को और पीजेंट्स ऑपरेशन को खत्म कर दो। जो आप लोग लगातार लैंड पर जो टैक्स को बढ़ाते जा रहे हो, इस चीज को खत्म करो। इससे क्या हो रहा है, हमारे जो पीजेंट्स हैं वो लगातार उनको जो है ऑपरेशन, उनको जो है काइंड ऑफ उनके ऊपर लोड पड़ता जा रहा है टैक्स का, इतना वो कमा नहीं पाते जितना उनको टैक्स जो है वो देना पड़ रहा है। ऑफ्टन 1892 इन्होंने स्लोगन दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तब तक हम लोग टैक्स नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं छोटा छोटा विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ चलना स्टार्ट हो गया था। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बोलो कि अपनी जो, मतलब ये कह रहे थे ब्रिटिशर्स को कि आप जो पैसा आर्मी पर ज्यादा खर्च रहे हो उसको कम कर दो, आर्मी पे खर्चा कम करो, बल्कि आपको इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चना चाहिए। यहाँ की रोड्स, यहाँ के रेलवेज, यहाँ पर जो है एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उन पर ज्यादा पैसा खर्चो। आर्मी रखकर आपको क्या मिल रहा है, अब तो आप ही सोल सुपर पावर्स हो यहाँ पर। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि यूरोप की जो पॉलिटिक्स है वहां पर सिचुएशन कैसी है, वहां पर सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट है, इसलिए वो यहाँ की आर्मी को रेज कर रहे हैं कि कल अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यूरोप भी आपको भेज सकते हैं। एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड ड्यूटी ऑन शुगर। साथ ही साथ अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर नमक जैसी चीज पर भी, जो हम लोग डेली हर एक इंसान नमक को खाने वाला है, इसके ऊपर भी टैक्स लगता था, शुगर के ऊपर भी टैक्स लगता था। तो ये मॉडरेट फेज जो है, ये मॉडरेट्स जो है इनको खत्म करने की बात कर रहे हैं, एबॉलिशन। उसके बाद होल्डिंग आईसीएस एग्जाम इन इंडिया, ये कह रहे हैं कि इंडियन कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होते थे, बेसिकली ये एग्जाम पहले लंदन में होते थे। मतलब आप सोचिए कि अगर आज के टाइम से देखा जाए तो अगर आपको आईएएस का एग्जाम देना है तो आपको लंदन जाना पड़ेगा, ये ऐसा है। लेकिन ये कहते थे कि नहीं, आईसीएस का एग्जाम इंडियन करो, अलॉन्ग विद इंग्लैंड अलो मोर इंडियंस टू अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और आईसीएस का एग्जाम अगर आप इंडिया में करोगे तो इससे होगा क्या कि
इंडियंस जो हैं वो इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस के आने की संभावना रहेगी और वो लोग जो हैं वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके का जो है आपका रूल्स रेगुलेशन सेटअप होंगे। साथ ही साथ देखो यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, दे आर डिमांडिंग फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए किसकी, बोलने की और अपने एक्सप्रेशन शो करने की। अब ये चीज़ तो एब्सेंट थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसने बोला भाई साहब या तो वो पकड़कर जेल में डाल देते थे या तो वो आपको गोली मार देते थे। तो दो ही ऑप्शन आपके सामने था, मतलब आप अंग्रेजी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जैसा कि आज प्रेजेंट टाइम पर देखें तो हमें ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमें एक फंडामेंटल राइट के अंदर बात की गई है, तो हम लोग फ्रीली स्पीच भी कर सकते हैं और एक्सप्रेशन भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्रीडम फ्रॉम फॉर्म एसोसिएशन, साथ ही साथ हमें एसोसिएशन बनाने की भी जो है वो आज़ादी मिले। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में भी इंडस्ट्रीज खोली जाए सो दैट रोजगार बढ़े तो हमारे लोग भी जो है वो पैसा कमा सकें और अपनी अच्छी जिंदगी जो है वो जी सके, जैसा कि आपके लोग लंदन में जी रहे। ये सारी डिमांड्स जो हैं कंपैरिजन में, अगर मतलब कंपैरिजन करके की जा रही हैं कि आपके ब्रिटेन में भी लोग हैं और आपके इंडिया में भी लोग हैं। अब ये दोनों तो आप ही के देश के लोग हैं ना, तो आप वहां के लोगों को सब कुछ दे रहे हो, अब यहाँ के लोगों को क्या दे रहे हो? अब यहाँ के लोगों को क्यों एक रिसोर्स की तरह यूज कर रहे हो कि यहाँ की लैंड को सिर्फ आप एक रिसोर्स की तरह देख रहे हो, बस उनको लूटना और लूटना जो है यही सब चल रहा है। रिपीलिंग द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 कहता आर्म्स एक्ट को रिपील कर दो। क्या है कि कोई इंडियन हथियार नहीं रख सकता था, ये कानून था यहाँ पर, कहता आप लोग रख सकते हो, हम क्यों नहीं रख सकते, हम अपने सेफ्टी के लिए रखना चाहते हैं। तो ये सब था। इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो आर्मी के बजाय आप लोग एजुकेशन पर खर्चो। तो ये हमारी कुछ मेजर डिमांड्स थी, कोई इसमें कोई गलत डिमांड नहीं है, ये डिमांड्स हमारी चल रही हैं किससे? ब्रिटिशर से। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि ये वो मतलब ये डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम लोगों ने जो है तोड़फोड़ की होगी या कोई हंगामा किया होगा या कुछ किया होगा, तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। 1885 से लेकर दोस्तों जो 1905 तक था, मैंने आपको बोला ये मॉडरेट फेज था, और ये मॉडरेट फेज जो है ना बड़ा ही शांत किस्म के लोग थे। इनको कहा जाता है नरम दल। क्या कहा जाता है इनको? नरम दल। नरम दल का मतलब है ये बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं शो करते थे, बड़े ही शांत किस्म के लोग थे। जो भी अपनी डिमांड है, देखो अब मैं आपको जो अगला इनका बताऊंगा ना, इनके मेथड्स कि ये किस तरीके से अपनी डिमांड्स को पूरा करवा रहे हैं। क्या ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं? क्या ये लोग जो है ब्रिटिशर्स को जो है मार रहे हैं, उनके साथ जो है क्या कर रहे हैं? तो इस पर एक बार नजर डालते हैं। तो देखिए मेथड्स पर अगर हम नजर डालें तो इनके क्या मेथड्स थे, तो इनके मेथड्स बड़े पीसफुल मेथड्स थे। देखिए दे बिलीव इन पीसफुल, ठीक है, ये किस पर बिलीव करते थे? ये बिलीव करते थे पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ डिमांड एंड फुलफिल दोज डिमांड्स। ये कहते थे कि हम कोई अग्रेसिव होकर अपनी डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे, बल्कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे सड़क पर बैठ जाना, देशभक्ति के गाने गाना, सफेद झंडे लेकर, काले झंडे लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आप करना, ये सब जो है वो कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज जो है इनको देखते थे, अब अंग्रेजों को इनसे कोई खतरा महसूस नहीं होता था, इसलिए वो इनको ज्यादा सीरियस भी नहीं लेते थे। साथ ही साथ हम देखें, ये देखिए पिटिशंस, मीटिंग, रेजोल्यूशन, पैम्पलेट्स, मोमेंडरा एंड डेलीगेशंस टू वॉइस देयर डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये मेथड्स ये यूज कर रहे हैं। देयर मेथड्स इंक्लूड 3 P's: प्रेयर्स, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। ये 3 तरीके थे इनके किस चीज को मनाने के, ब्रिटिशर्स से अपनी डिमांड को मनाने के। ठीक है, तो क्या आप मुझे बोलिए, अगर ये मेथड्स अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे मेथड्स में कौन? अब आप सोचो ना, अगर आप होते और आप अंग्रेज से डिमांड कर रहे हो, आजकल तो बेटा अगर बाप से डिमांड करता है तो अगर नहीं होता है तो 2-3 दिन वो भी गिलास विलास बर्तन तोड़ना स्टार्ट कर दे, तो एग्रेशन वो भी शो करता है। लेकिन ये वो लोग थे जो कहते थे कि नहीं, हम लोग जो हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो करें। कितने अच्छे लोग थे ये, सोचिए हम इंडियंस कितने अच्छे थे। ये तो अब आगे चलकर हम देखेंगे कि हम फिर थोड़े खराब हो गए कि हमने जो है हथियार भी उठा लिए, हमने डरे। लेकिन शुरू में हम लोगों ने इनसे बड़े प्यार से, इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने चीज़ों की डिमांड करना स्टार्ट कर दी। हमने बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमें जो है कोई तोड़ फोड़ करनी चाहिए या किसी ब्रिटिशर्स को टारगेट करना चाहिए, नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और इनसे अपनी शर्तें मनवाएंगे। ही हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम। इनको लगता था कि जो ब्रिटिश का जस्टिस सिस्टम है उन पे यकीन करेंगे, आज नहीं तो कल ब्रिटिशर्स हमारी डिमांड को जरूर सुनेंगे, डिमांड को सुनेंगे तो हमारी डिमांड को पूरा भी करेंगे। कन्फाइंड टू द एजुकेटेड क्लास ओनली। लेकिन इसमें एक चीज थी कि देखिए ये जो मेथड्स है ये अगर आप देखो
तो इस मॉडरेट फेज में सारे के सारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। इट सिंपली मीन्स कि ये लोग एक चीज में लैक कर रहे हैं, एक चीज में इनको कमी है, वो है मास जो मतलब इनको सपोर्ट नहीं थी, जनता की सपोर्ट इनके साथ नहीं थी, क्योंकि आम जनता को कुछ लेनी देनी नहीं पड़ी थी कि कांग्रेस क्या डिमांड करे थी। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक कि यहां पर डिमांड क्यों नहीं पूरी हो रही है। आज के टाइम पर आप देखते हो कि कोई भी, जैसे आप अब देख लो कि कोई भी कुछ भी इंडिया में होता है तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी लीडर जो होता है वो सपोर्ट लेता है लोगों की, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है। लेकिन ये वो टाइम है गाइस कि यहां पर आम जनता को पता ही नहीं है कि आईएनसी क्या डिमांड कर रही है। इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको गांधी जी ने 1916 में कांग्रेस को बताया था, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग थी। वहां पर गांधी जी ने कांग्रेस को बताया कि आपके जितने भी अभी तक आपने सिस्टम को फॉलो अप कर रहे हो आप लोग, आपने कभी सोचा है कि आपकी डिमांड को क्यों नहीं पूरा किया गया? क्योंकि आपके साथ मास सपोर्ट नहीं है, आपके साथ कोई भी जनता सपोर्ट में खड़ी नहीं है। तो अंग्रेज आप 4, 5, 10 लोगों के लिए क्यों क्या करेगी, या 50 लोग भी क्यों ना खड़े हो जाएं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज आपको क्या समझ में आ रही है कि यहां पर सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही अपनी डिमांड जो है वो ब्रिटिशर्स से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी डिमांड कैसी डिमांड जो पूरे इंडिया के लिए है। लेकिन आम जनता को कुछ पता नहीं है कि यहां पर क्या चल रहा है और क्या सब ये सब हो रहा है। कन्फाइंड टू द एजुकेटेड क्लास ओनली, डिड नॉट ट्राई टू एम्प्लॉय द मासेस। ठीक है, They aimed only at getting political rights and self government under British dominance। हम लोग मान क्या रहे हैं? हम मांग रहे हैं अपने लिए सेल्फ गवर्नमेंट और अपने लिए पॉलिटिकल राइट्स। और हम क्या कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे आज के टाइम पर आप क्या देखते हो, वी हैव यूनियन गवर्नमेंट, है ना। हम कहते हैं एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, ऐसे होती है, इनको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। तो हम लोगों की जो यहाँ पर डिमांड है वो यहाँ पर है कि हमें स्टेट्स में आप दे दो, ये जो यूनियन गवर्नमेंट है ये ब्रिटिश के अंडर ही रहेगी, मतलब ब्रिटिश डोमिनेंस यहाँ रहेगी और स्टेट में हम लोग रहेंगे। आप स्टेट्स का तो एटलीस्ट अथॉरिटी हमें दे दो, हमारे सेल्फ रूल, जो हम लोग चाहते हैं कि हम अपने सेल्फ एरियाज को खुद रूल करें। तो इनका कहने का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है आज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडियंस को दी जाए संभालने के लिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आज आप देखते हो कि इंडिया में बीजेपी का रूल है, या कल को मतलब उससे पहले कांग्रेस का था, कल को कोई और आ सकता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ऊपर जो सेंटर को संभालने वाला सिस्टम है वो आप रख लो, ब्रिटिश वही रहेगा, ब्रिटिश डोमिनियन रहेगा, लेकिन उस ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर आप हमें रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दो। ये थे क्या गाइस, इनके डिमांड्स और इनके मेथड्स। और मेथड्स कैसे हैं आपको पता चले, बिल्कुल 3 P's के ऊपर है। 3 P कौन से हैं? प्रेयर करना, पिटिशन करना, मतलब कोर्ट जाकर, जैसे हम PIL आजकल PIL फाइल करते हैं हम लोग, और प्रोटेस्ट करना। ये 3 तरीके हैं मॉडरेट्स के अपनी शर्तें मनवाने के। उसके बाद हम देखते हैं कि चलिए भाई, इनकी डिमांड्स भी हमने पढ़ ली, इनके मेथड्स भी हमने पढ़ लिए, तो अब हम देखते हैं कि इनको सक्सेस क्या मिला, क्या इनकी डिमांड्स को सुना गया, क्या इनकी डिमांड्स को पूरा किया गया। देखते हैं एक बार नजर, तो हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो देखिए गाइस, जो इस तरीके से इनकी डिमांड चल रही है, जिस तरीके से ये अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत से, तो इनके सक्सेस क्या क्या रहा, इनको सक्सेस क्या क्या मिली। तो सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को पास किया गया, वाज द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ द आईएनसी। ये पहला क्या था गाइस, पहली अचीवमेंट थी आईएनसी की। दिस एक्ट इंक्रीज द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुसने की बात हो रही थी कि इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाला जाए, उसको बढ़ा दिया गया। एंड ऑल्सो इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ द नॉन ऑफिशियल्स इन दम, और नॉन ऑफिशियल्स को भी यहां पर बढ़ाने की बात कर दी। तभी तो दादा भाई नेहरू जी यहां पर चुनकर जाएंगे, याद होगा आपको, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। दे वर एबल टू सो द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल। और यहां पर अगर हम मॉडरेट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों के अंदर हल्का सा नेशनलिज्म का फीलिंग जो है वो जगा दिया था। वो कहते हैं ना कि अंधेरी रात में कहीं ना कहीं एक हल्की सी दिए की जो उम्मीद है वो इन लोगों ने जला दी थी, जहां पूरे इंडिया अब ये चीज समझ रहा है कि हम लोग अब अंग्रेजी हुकूमत के अंडर हैं, हम लोग ब्रिटिश राज के अंडर रूल हो रहे हैं। तो मॉडरेट्स ने कहीं ना कहीं उस चिंगारी का काम किया जिसने इनको एक रोशनी, एक किरण, वो कहते हैं ना उम्मीद की किरण जो है उसको जगाने में मॉडरेट्स का काफी ज्यादा रोल रहा है। दे पॉपुलराइज द टर्म, इन्होंने कुछ टर्म्स को काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया जहां आम जनता समझना स्टार्ट हो गई, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे लिबर्टी, जैसे इक्वालिटी। इन ये 3 टर्म्स को समझाने में ये सक्षम रहे। इन्होंने लोगों को समझाया कि
डेमोक्रेसी क्या होती है। आम जनता, जैसे आप ये समझ लीजिए ये कैसा है, ये ऐसा है कि जैसे कोविड से पहले किसी को नहीं पता था कि क्वारंटाइन क्या होता है, लेकिन जब कोविड आया तो सबको पता चला कि क्वारंटाइन क्या होता है। सबको, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आज पूछोगे ना कि सेक्शन 144 क्या है, सब बोलेंगे कि सेक्शन 144 है कि बाहर निकलोगे तो मार पड़ेगी, अंदर बैठना है, आप पब्लिक में गैदरिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन कोविड से पहले मेजॉरिटी ऑफ, मैं कहता हूं 100 में से सिर्फ 20 लोगों को पता होगा कि क्वारंटाइन होना क्या होता है। लेकिन अब आज के बाद तुम अगर किसी को भी पूछोगे ना कि क्वारंटाइन होना क्या होता है, तो हर कोई बोलेगा क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। हर किसी को पता है सेक्शन 144 क्यों है, क्योंकि ये चीजें आप तक पहुंची थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर। आपके ये 2 साल तो पूरा यही चल रहा था, क्वारंटाइन, सेक्शन 144, कोविड, ये वो, ये सब दिमाग में चल रहा था। तो अब ये चीजें हमारे दिमाग से ना हटने वाली चीजें हैं। तो ये वैसे ही है जैसे कि एक टाइम था कि लोगों को नहीं पता है डेमोक्रेसी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। तो ये मॉडरेट्स जो हैं, इन्होंने जब ये चीज को स्टार्ट किया तो इन्होंने लोगों को समझाना स्टार्ट कर दिया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी क्या है। तो लोगों को थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा जो है नॉलेज इन चीजों के बारे में मिलना स्टार्ट हो गया। आम जनता जो अनअवेयर थी पहले, अब उनको इन चीजों के बारे में जानना स्टार्ट हो गया। दे एक्सपोज द मैनी ड्रेनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। जैसे दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, उसमें उन्होंने बताया कि हम लोग किस तरीके से इकोनॉमी हमारी खत्म हो रही है। तो जो अब उनकी जो बातें होंगी ऑब्वियसली स्कूल कॉलेजेस में डिस्कशन होगी, क्योंकि वहाँ के जो प्रोफेसर होंगे वो टीचर्स, जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप लोग जब करंट अफेयर पढ़ते हो, करंट अफेयर में हम आपको क्या बताते हैं, हम आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताते हैं, हम आपको बताते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला रही है, इस पॉलिसी का क्या फायदा है आपके लिए, क्या नुकसान है। तो आपको ओवरऑल जो है पता चलता है कि देश की इकोनॉमी डूब रही है या बढ़ रही है ना। वैसे ही गाइज यहाँ पर जब दादा भाई नौरोजी के अंडर जब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई होगी, जब वो बातें स्कूल कॉलेजेस या वैसी जगहों पर चल रही होंगी, तो ऑब्वियसली जनता अवेयर हो रही है कि हाँ भाई यहां पर चीजें गलत हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, लीडर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, बॉर्न इन May 9, 1866 and M.G. Ranade were social reformers to and oppose the child marriage and impose। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ लीडर्स हमारे बहुत सारी चीज़ों को बैन भी करवा रहे हैं कि उनको पता है कि ये सब चीज़ें बैड्स हैं, क्योंकि हम खुद लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये चीज़ें सोसाइटी में पाई जाती हैं। तो इन्होंने इन सब को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। जब इन चीज़ों को ख़त्म, आप सोचिए औरत के खिलाफ अगर किसी ने उस टाइम बात की होगी तो कितनी सारी औरतें उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर गई होंगी, जिन्होंने स्मॉल बच्चों को सैक्रिफाइस करने से या उनके चाइल्ड मैरिज करने से बचाया होगा। तो कितने ज़्यादा लोग उनके सपोर्ट में कर हो रहा है अलग अलग लेवल पर, और हर कोई उसके साथ जो है वो जुड़ रहा है। जैसे मान लेते हैं मेरे को कोई नहीं जानता था, आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन मैंने यूट्यूब के थ्रू, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं पढ़ाना शुरू किया, तो आज मोस्टली जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ते होंगे, ज़्यादा नहीं तो 100 बंदा तो मुझे जानता ही होगा ना कि हाँ भाई ये अंकुश सर है, ये यूट्यूब पर पढ़ाते हैं एंड ऑल दैट, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको बिल्कुल जनता जो है वो आपको एकदम से स्टार बना देती है, ठीक है ना। तो यहां पर जब जितने अच्छे ये काम करेंगे, जनता इनको सपोर्ट करेगी, जनता इनको सपोर्ट करेगी तो इनके आइडियाज भी सुनेगी कि हाँ सर ये क्या बोल रहे हैं। तो इन्होंने लोगों को समझाया होगा, कोई उनसे पूछता होगा कि सर आप क्यों, मतलब क्या चाह रहे हो आप। मान लेते हैं कि मैं उस टाइम मॉडरेट फेज का होता और मैं आपको थ्रू, उस टाइम यूट्यूब भी होती और मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूं, तो मैं आपको समझा रहा होता कि डेमोक्रेसी क्या होती है। और आप लोग समझिए, जैसे आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वैसे आप अभी अनअवेयर होते, तो मैं आपको डेमोक्रेसी, लिबर्टी, तो बिल्कुल आपको चीजें समझ आती, तो क्यों आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। सेम वैसे ही गाइज उस टाइम के जो लीडर्स होंगे, उनके जो फॉलोअर्स होंगे, उनको जो सपोर्ट करते होंगे, वो लोग जो है उनको समझा रहे होंगे कि कैसे कैसे क्या होता है गाइज। ठीक है, तो ये थे गाइज, आपने क्या पढ़ा मॉडरेट्स के लीडर्स के बारे में, उनकी क्या क्या डिमांड्स थी और उनकी कौन कौन सी डिमांड पूरी हुई, लेकिन पूरे तरीके से इनकी डिमांड को निगलेक्ट ही किया जाता था। तो ओके दोस्तों, तो एक बार हम लोग इनकी लिमिटेशंस के ऊपर भी नजर मारते हैं। तो देखिए यहां पर, दिस फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट एक्सक्लूडेड मासेस, ये जो मॉडरेट फेज था, इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि यहां पर जो मासेस हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। एक्सक्लूड करने का मतलब है कि यहां पर मासेस जो हैं वो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं इस मूवमेंट में, बल्कि यहां पर एजुकेटेड एलीट सेक्शन जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा अगर हम देखें, दे डिड नॉट डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल।
ये जो मॉडरेट फेज था इसने कभी भी कंप्लीट फ्रीडम की, इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की। दे सिंपली इन्होंने शुरू में बात की रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि इन्होंने बात की थी सेल्फ रूल की, ठीक है। सेल्फ रूल की ये लोग डिमांड जो है वो कर रहे हैं कि हमें सेल्फ रूल दे दो, ठीक है। तो शुरू में ये रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, उसके बाद ये सेल्फ रूल मांग रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे फिर और क्या मांगेंगे। सो इन लोगों का जो शुरू में जो डिमांड था वो सिंपली था कि हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन दो, ना कि फॉरेन रूल से जो है हमें आज़ादी देनी है। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द मासेस। इनको नहीं पता था कि मास मूवमेंट जैसी भी कोई चीज़ होती है, अगर हम लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, तो अगर लोग इनके साथ जुड़कर जो है फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ले लेते तो शायद हम लोग बहुत पहले आज़ादी हासिल करते। लेकिन ये लोग असफल रहे इसके साथ कि इनको नहीं पता था कि लोगों को कैसे अपनी तरफ जोड़ना है, कैसे लोगों को अपनी तरफ जो है जोड़कर एक बड़ी मूवमेंट स्टार्ट करनी है, जैसा कि गांधी ने किया था। गांधी जी ने जो किया वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं गाइस कि ये जो जितने भी थिंकर्स थे, आई मीन टू से ये जितने भी हमारे सपोर्टर थे, ये जो मॉडरेट फेज था, इसमें जितने भी लोग थे, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग। इनकी जो सोच थी वो पूरी पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जैसी थिंकिंग थी। और हमारे जो आम जनता थी वो क्या सोचती थी कि ये लोग तो अंग्रेजी भाषा पढ़कर हम लोगों को अंग्रेजी जैसा बनाना चाहते हैं, हम काहे अंग्रेज बने, है ना। ऐसा भी आप सोच सकते हो कि जब आम जनता अंग्रेज से नफरत कर रही है इस उम्मीद से कि उनकी हर चीज बुरी है, चाहे वो अच्छा अंग्रेज है, चाहे वो आपके हित में ही क्यों ना बात बोल रहा हो, उसको तब भी वो चीज पसंद नहीं थी। तो इसके चलते वो लोग क्या हुआ कि इन सब के दिल में जो है नफरत पैदा हुई और इन लोगों को सपोर्ट मिलना उतना सपोर्ट नहीं मिला और ये लोग उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। दिस इज ऑल अबाउट गाइस द मॉडरेट फेज ऑफ आईएनसी फ्रॉम 1885 टू 1905। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर बहुत सही लगा हो, आपको चीजें समझ आई हो, आपके दिमाग में ये चीजें बैठ गई हो और साथ ही साथ आपको ये चीजें कभी भूलनी भी नहीं चाहिए। बाकी गाइस आपके कमेंट्स हमारे लिए मैटर करते हैं, सो डू कमेंटिंग ऑन द कमेंट सेक्शन। बाकी आपकी क्वेरी के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर्स हमेशा ओपन है, आप हमें कॉल करके अपनी क्वेरी जो है वो हमसे क्लियर कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।